नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शंभुनाथ शुक्ला है और अब मैं आप लोगों के बीच में एक नया यूट्यूब चैनल झाड़े रहो कलेक्टरगंज लेकर आ रहा हूँ। झाड़े रहो कलेक्टरगंज एक फ्रेज है जो आमतौर पे कानपुर और उसके आसपास के इलाकों में इस्तेमाल किया जाता है। आपको पता होगा कलेक्टरगंज कानपुर में एक मोहल्ला है जो अनाज मंडी हुआ करती थी और उसे बसाया था एक कलेक्टर ने, इसलिए उस मैदान का नाम ही कलेक्टरगंज हो गया। अंग्रेजों के समय बहुत बड़ी वो मंडी थी। तो उस मंडी में अब झाड़े रहो का क्या अंतर है, मामला है, ये भी एक बड़ी विचित्र बात है। जब 1930 की मंदी आई तो पूरा का पूरा मंदी में बड़े बड़े बाबू साहब लोग भी भिखारी जैसी स्थिति में आ गए। घर में कुछ खाने को मिलता नहीं था, बचता ही नहीं था। तो उनकी महिलाएं, अब बाबू साहब तो बाबू साहब, वो तो काम करेंगे नहीं। बाबू साहब का आशय किसी जाति विशेष से नहीं लीजिएगा। बाबू साहब का मतलब खाता पीता मर्द वर्ग जो शहर में उस वक्त रहता था। उनकी एक अदा थी, कुर्ता पैजामा पहन के या कुर्ता धोती पहन के निकले, शाम को पान खाया, पान की दुकान पे आके खड़े हुआ, लेकिन करना धरना कुछ नहीं। करने धरने क्या, सब कुछ तो अब खत्म हो चुका था। 1930 की मंदी बहुत भयानक थी, घर में खाने तक को नहीं। तो उनके घर की औरतें सुबह सुबह तो जब आती, मैदान में जाती आती, मतलब तब कोई घरों में टॉयलेट तो होते नहीं थे, तो उनको टॉयलेट के लिए बाहर जाना पड़ता था। तो उसी गल्ला मंडी यानी कलेक्टरगंज मंडी के आसपास शहर नहीं था, थोड़ा वो सूना मैदान था, वहीं आते हैं वो लोग। अब जब किसान अनाज लेके मंडी में आता था तो बहुत सारा अनाज नीचे गिर जाता था उसी मैदान में, धूल दूसरी से आता था। उस अनाज को वो बटोर लाती थी औरतें, वही तो खाने का काम आएगा। उसको पहले हिंदी भाषी बेल्ट में सीला बुलाया था, सीला बिनना, यानी वो अनाज या वो बालियां जो टूट करके नीचे खेत में गिर गई हैं उनको जो बटोर लेता था उसको सीला बोलते थे। यानी एक तरह से वो मुफ्त का माल मिल गया। तो वो जो है बटोर लाती थी सीला को, घर में आके उसको धो लिया, धोने से मिट्टी बाहर हो गया, छान लिया, कंकड़ बाहर हो गया, उसी को पीस के खाया जाता था। बाबू साहब लोग पान खाने आते तो एक बार उस पान के दुकान वाले ने देख लिया कि बड़े घर की महिलाएं जो हैं इस तरह अपने घर की गरीबी को छुपाने के लिए ये काम कर रही हैं। तो जब बाबू साहब आए होंगे, कई लोग इकट्ठे हुए, जल्दी पान लगाओ, किसी ने कहा मेरा जल्दी लगाओ। तो उन्होंने कहा हाँ बाबू साहब, झाड़े रहो कलेक्टरगंज, यानी हमें आपकी हकीकत पता है कि आप कितने बड़े, भले आपके कुर्ते में कलफ लगाओ, लेकिन आपकी अंदरूनी स्थिति क्या है ये मैं जानता हूँ। उसी से फ्रेज शुरू हो गया झाड़े रहो कलेक्टरगंज। और वो झाड़े रहो कलेक्टरगंज इतना लोकप्रिय हो गया कि ना सिर्फ कानपुर बल्कि उसके आसपास क्या पूरे के पूरे उत्तर भारत में झाड़े रहो कलेक्टरगंज बहुत ही लोकप्रिय मुहावरा है। तो मैंने अपने इस YouTube चैनल का नाम इसीलिए झाड़े रहो कलेक्टरगंज किया है। दो बातें हैं इस झाड़े रहो कलेक्टरगंज में। एक तो ये, इसमें सब कुछ मिलेगा आपको, सटायर भी है, पॉलिटिकल कमेंट्री भी मिल जाया करेगी, मेरे अपने अनुभव भी मिल जाया करेंगे। आखिर इतने वर्ष का मेरा कोई 50 साल का अनुभव तो है ही है पत्रकारिता का। उसके पहले 10 साल का मेरा स्ट्रगलिंग पीरियड है, यानी मैंने जब पढ़ाई पूरी नहीं की थी, छोड़ दी थी, मैं बहुत सारे मूवमेंट से जुड़ा था, उस दौरान का एक स्ट्रगलिंग पीरियड भी है। जॉब तो मैंने शुरू की पत्रकारिता 1980 में, लेकिन उसके पहले भी 10 साल चलता रहा। ये मेरे अनुभव भी होंगे, मेरे यात्रा वृत्तांत, मुझे यात्राओं का बहुत शौक है। और यात्राओं का शौक किस तरह की, मैं आमतौर पर यहाँ बैठा हूँ, बैठा बैठा निकल गया, कहाँ गया कि ना घर में किसी को पता है, चला गया, 15 दिन बाद लौट के आया, को हो सकता है मेरे पास पैसे भी ना हो। तो इस तरह की यात्राएं जो बिल्कुल मुफलसी के दौर में की जाती थी, कहीं जहां रुके वहां मांग कर खा लिए फिर आगे बढ़ दिए, कोई चीज़ जरूरत पड़ी तो किसी से मांग ली। इस तरह की यात्रा वृत्तांत भी इसमें मिलेंगे। तो ये सब कुछ, मेरी कुछ एडवाइजरी भी होगी जो मैंने अपनी उम्र के साथ देखी है, कुछ हेल्थ एडवाइजरी, कुछ हमारे रोजगार से रिलेटेड एडवाइजरी। आखिर हमने भी तो रोजगार के लिए भी कुछ संघर्ष किया होगा, पैसा कमाने के लिए भी संघर्ष किया होगा, और मजे की बात आज भी कर रहा हूँ। आज जबकि मैं 69 पे चल रहा हूँ, नहीं मेरी उम्र 69 साल के करीब है, तब भी वही संघर्ष कर रहा हूँ।
तो ये इन सब चीज़ों के बारे में एक मैं एडवाइजरी भी दूंगा। मेरी बड़ी इच्छा है कि हरदम आदमी को 2-3 चीज़ों पे गौर करना चाहिए। एक तो अपने स्वास्थ्य को लेकर बहुत काशिश रहना चाहिए। अब स्वास्थ्य के लिए काशिश रहने का मतलब ये नहीं है कि मैं 24 घंटे बस इसमें कि मैं कैसे कॉस्मेटिक की चीज़ों पे चला जाऊं, मैं सुंदर दिखूं, ये नहीं है। लेकिन मैं उम्र को थोड़ा सा रोक तो सकता ही हूं। मैं जवान नहीं दिखना चाहता, लेकिन ऊर्जा के साथ, जोश के साथ मैं चाहता हूं कि मैं जब जो मेरी जिंदगी मिले, जो मैं जिंदगी जीऊं, वो स्वस्थ रह के जीऊं। लोग कह सकते हैं ये तो आपके वश में नहीं है, ये तो भगवान जाने। नहीं, आपके वश में है। कुछ चीज़ें तो आपको खुद कंट्रोल करनी पड़ेंगी। मान लीजिए आपका मोटापा बढ़ रहा, फैट बढ़ रहा, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, कुछ चीज़ों आप रुकिए ना, उनको थामने की कोशिश करिए। कुछ नेचर के साथ आखिर आप जिंदा रहिए। गांधी जी कैसे रहे थे? इतने उपवास करे थे, और वो तो गांधी जी गोली मारी गई, वरना हो सकता है गांधी जी 100 साल तक जी जाते। उन्होंने कभी कॉस्मेटिक पे ध्यान नहीं दिया, बल्कि अपने स्वास्थ्य को लेकर प्रकृति से ध्यान दिया। बड़ा बैलेंस बना के चले। ये जो संतुलन है, ये बहुत बड़ी चीज है, और ये मध्य मार्ग है। तो मैं मेरा जो अपना ये चैनल है, उसमें को मैं मध्य मार्गी रखूंगा। उसमें ना कहीं भी आपको अतिवाद नहीं दिखाई पड़ेगा। मिडिल पाथ, यानी कैसे जिंदगी को स्मूथ तरीके से आप जीते चले जाएं। भाई, मैं भी एक किसी भी शहरी की तरह, किसी भी नागरिक की तरह कानून से डरने वाला व्यक्ति हूं। और दोस्तों, डेमोक्रेसी की पहली बात यही होती है कि आप कानून का राज स्थापित हो। तो मैं कानून से डरने वाला एक आम शहरी हूं, लेकिन फिर भी मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं किसी तरह से अपने को हरदम मुख्य धारा से जोड़े रहूं, यानी पढ़ता चलूं, स्वस्थ रहूं, अपने हाथ पैर एकदम से मेरे चलते रहें। तो इन सब चीज़ों के लिए जरूरी है कि जो मैंने कहा कि एक मध्य मार्ग अपनाइए। तो मेरा ये चैनल मध्य मार्ग के लिए रहेगा, और आप लोग देखिए, आपको पसंद आए तो लिखिएगा।